नमस्कार. डॉक्टर डी.वाय. पाटील विद्यापीठ पिंपरी पुणे यांच्या वतीने एक अतिशय सुंदर उपक्रम राबवत आम्ही चक्क श्रीनगरला येऊन पोहोचलेलो आहोत. आपल्याला माहिती आहे की 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं भारतातल्या विविध भाषांमध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवलेल्या प्रतिभावान, विद्वान, विचारवंत अशा साहित्यिकांच्या मुलाखती आपण घेतो आहोत, त्यांना बोलतं करतो आहोत. आणि हे करता करता श्रीनगरमधल्या बेचरनाग या भागातल्या एका घरात आम्ही आलेलो आहोत. तिथे काश्मीरी भाषेला ज्ञानपीठ सन्मान मिळवून देणारे प्रोफेसर रहमान राही. आपण साहित्य संमेलनाला येणाऱ्या सगळ्या साहित्यानुरागी अशा रसिकांच्या वतीनं काश्मीरी कवी, समीक्षक, अनुवादक प्रोफेसर रहमान राही यांचं स्वागत करूया. आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस साक्षात्कार में. आदाब अर्ज़ करता हूँ. मैं शुरू करता हूँ बनामे खुदावंद जानो खिरद, उस खुदा के नाम से बिल्कुल, जो हमारी रूह, हमारी ज़िंदगी और हमारी अक्ल का मालिक है. बिल्कुल. मराठी साहित्य का 89वां सम्मेलन जी. मुझे हैरत भी होती है और खुशी भी. हैरत इसलिए कि अगर एक तरफ मराठी बोलने वाले अदीब और आम मराठी अजीम कौम के लोग अपनी भाषा की कदर करते हुए इतने बरसों से 89वां सम्मेलन मना रहे हैं, तो उसके मुकाबले में मेरी अपनी मादरी ज़बान यानी कश्मीरी के ताल्लुक़ से ऐसी तारीख़ी तक़रीबात अभी 2-4 साल से शुरू हुई हैं. इसलिए हैरत होती है मगर खुशी भी है. इस सम्मेलन का ज़िक्र सुनते ही खुशी भी होती है कि इतने बड़े अजीम शान सम्मेलन में मुझ जैसे एक कम नसीब आदमी को बुलाया गया है और बुलाकर ऐसा करके उन्होंने मुझे एहसास दिलाया है कि हम कश्मीरियों को भी अपने मराठी दोस्तों से इंस्पिरेशन लेकर अपने यहाँ कश्मीर में मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ राबिता कायम करना चाहिए, रिश्ता कायम करना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया सिर्फ भारत के बाशिंदे न रहें, दुनिया के सिटीजन्स बन जाएं, हम सारी दुनिया को समझ लें. और इसलिए ये तकरीब जो आज हो रही है नहायत अहम तकरीब है और इसका एहतमाम करने वालों, खा वो अफराद हों या इदारे हों, जैसे डी.वाय. पाटिल यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, जो इसका एहतमाम कर रही है, ये नहायत ही खुशाइंद चीज़ हो रही है और मैं अपने दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. संमेलनाला इतक्या सुंदर शुभेच्छा आपल्याला मिळालेल्या आहेत आणि आपल्याला प्रोफेसर रहमान राही यांनी संमेलनाला हजर राहण्याचं आश्वासनही दिलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्यांनी आजवर जवळजवळ 5 कविता संग्रह लिहिलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की काश्मीर खोरं हे आपण आपल्या देशाचं नंदनवन समजतो. इथं सौंदर्य आहे, संघर्ष आहे, अस्वस्थता आहे, तशीच जीवघेणी शांतताही आहे आणि अतिशय मोठा असा आशावादही आहे. आणि या सगळ्याची प्रतिबिंब त्यांच्या कवितेत पडलेली आपल्याला दिसतात. त्यांनी खूप समीक्षात्मक लेखन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे काश्मीरी भाषा, उर्दू भाषा आणि त्याचप्रमाणे इतर भारतीय भाषा आणि पर्शियन भाषा या साऱ्याचे ते व्यासंगी अभ्यासक असल्यामुळे अनेक ग्रंथांचे अनुवाद त्यांनी आजवर केलेले आहे. अशी व्यक्ती आज आपल्याला इथं बोलण्यासाठी उपलब्ध झालेली आहे, हेच आपलं अत्यंत मोठं भाग्य आहे. राही साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि अंधेरे में रोशनी जगाने वाले आपके शब्द हैं, या आप तूफानों में कश्ती उतारने वाले शायर हैं या कवि हैं. तो हम चाहते हैं कि आज के हमारे संवाद की शुरुआत आपकी किसी कविता से हो. अपनी नज़्म जो है, जिससे मेरी किताब जो है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो बहुचर्चित हैं, चर्चित है, हाँ, सियाह रुद जनन में इसका नाम है, जिसके मानी है काली बारिशों में. उन्वान है इसका, शीर्षक है इस कविता का जल्वत ज़बूर. कुनी साथ बचू सो जान
kuni saate bu چھُس سونچان ہرگاہ أسۍ آسا وٕنہِ سمجھ میں زا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم کبھی ملے ہی نہیں ہوتے. میں کشمیری زبان سے بات کر رہا ہوں, وہی میرے مخاطب ہے. جیسے وہ کوئی شخص ہے, کوئی پرسن ہے. ہے کٲشِر زیٚوِ مےٚ چھِ چٲنی درٛے, مجھے تمہاری قسم ہے اے میری زبان. مےٚ چھِ چٲنی درٛے, سُے میٛٲنۍ خبر, تو ہی میری خبر ہے, میری آگہی ہے, میری اطلاع ہے, میری انفارمیشن ہے. سُے میٛٲنۍ خبر, سُے میٛٲنۍ نظر, اور میری نظر جو ہے تو ہی ہے. تیرے بغیر میں زندہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا ملن ہی نہیں ہوا ہوتا, ہم ایک دوسرے سے کبھی ملے ہی نہیں ہوتے, یہ بھی سوچتا ہوں. میں تہِ آسہِ ہمیں أچھو کوریو, میں نے بھی اگر کبھی تمہیں اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھ پیر سے سمجھایا نہیں ہوتا کہ میرا دل جو ہے وہ گونگا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتا ہے. اس کا دکھ میں اگر میں نے بیان نہیں کیا ہوتا, اور تو نے بھی اگر, او میری مادری زبان, اگر تو نے بھی خوبصورت اور قسمت والے الفاظ کے ذریعے سے میرا جو مٹی کا بنا ہوا یہ جسم جو ہے اس میں روح نہیں ڈالی ہوتی, میرا یہ سینہ بند ہو جاتا, میرا سانس پھوٹ جاتا, میں مر جاتا, اور پھر میری یہ کہانی جو ہے میں جو بول رہا ہوں اس کا جسم ہی نہیں رہتا, یہ وجود میں نہیں آتی ہے. او میری مادری زبان, مجھے تیری قسم ہے, تو ہی میری خبر ہے, تو ہی میری نظر ہے, تو ہی میرے شعور کی روشنی ہے, اور تو ہی میرے ضمیر کی سارنگ ہے बजने वाली, دیوانی सारंग. रसिक हो, पहिल्यांदा जर ऐकली तर ती एखादी प्रेम कविता वाटेल. कधी असं वाटेल की हा परमात्म्याला उद्देशून केलेला संवाद आहे कवीनं, पण आपल्या भाषेबद्दल अतिशय रास्त असा अभिमान बाळगणारे प्रोफेसर रहमान राही आपल्या काश्मीरी भाषेला उद्देशून हे सगळं म्हणतायत. हाच त्यांचा कविता संग्रह, ज्या कविता संग्रहामुळे आणि त्यांच्या एकंदरीतच संपूर्ण विपुल अशा साहित्य निर्मितीमुळे त्यांना काश्मीरी भाषेतला पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे गुजरा हो, किन साहित्यकारों का और साहित्यिक रचनाओं का आप पर प्रभाव रहा हो. मैं 1925 को पैदा हुआ. हाँ जी. श्रीनगर का शहर जो है उसको आजकल 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक अप टाउन और दूसरा डाउन टाउन. हमारे बचपन में डाउन टाउन ही अप टाउन था, मरकज़ था हर चीज़ का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, कोई भी एक्टिविटी हो तो मरकज़ था वो. इसको महाराजगंज कहते हैं उस इलाके को जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ. तो मेरे बचपन का हाल आप जानना चाहेंगे तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि वो नहायत ही बेहद गुर्बत का, पॉवर्टी का ज़माना था. अच्छा. लोग बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब, चितलू में रहते थे, मकान नहीं थे, कुछ भी नहीं, खाने को नहीं मिलता था, बेशुमार भिखमंगे होते थे हर तरफ से. मेरे बचपन के दोस्त जो थे, खुशकिस्मती से मैं जिस घराने में पैदा हुआ और वहाँ मुझे अपने मामा ने मुतबन्ना बनाया, अडॉप्ट किया. वो अच्छा घराना था इकोनॉमिकली, तो लिहाजा मेरे कपड़े शर्ट ठीक रहते थे. लेकिन मेरे साथी जिनके साथ मैं खेलता था, जो मेरी ज़िंदगी के साथी थे, वो बेचारे टिजलू में रहते थे. आए मुझे अजीब हाल होता. सुबह एक लिबास है उनका, वो भी उतरन कहीं और से ली है. अरे. शाम को दूसरा लिबास होता था, वो भी उतरन, अपना कुछ नहीं था. ये हाल था उस ज़माने. लेकिन उस ज़माने में ये भी था कि ये आजकल जो ये रेस चली है, मुकाबला, उसके पास मकान है मेरे पास नहीं है, उसके पास कार है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, ये ज़माना नहीं था. सब मुतमईन रहते थे, इस पर भूखे भी रहते थे, खाते पीते भी थे, लेकिन ये परेशानी नहीं थी आज जो परेशानी है. आहिस्ता आहिस्ता फिर
ہم ایس پی کالج پہنچ گئے. ان دنوں وہی ایک کالج تھا یہاں, ایس پی کالج, سری پرتاپ کالج. یہ مان لیجیے 1942 کا 1942 کا زمانہ تھا. تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وہ کالج اگر کشمیر کا تھا اور کشمیریوں کا کالج تھا, لیکن وہاں کشمیریت کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, اور اردو کا ماحول تھا. اچھا, ایسا اردو کا ماحول تھا کہ میں بھی بھول گیا کہ میں کشمیری ہوں. میں نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا. اچھا, چنانچہ کئی سال تک یہ اردو ہی میں لکھتے رہے اور چھپتا بھی رہا یہ مختلف. تو پروفیسر ہمارے ایک تھے طیب شاہ صدیقی صاحب, جیسا کہ میں نے کہا, تو ان کی طرف سے ایک نوٹس نکلا کہ پرتاپ جو کالج کا میگزین ہے اس میں کویتا چاہیے ہم کو. تو اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کسی کی مرضی ہے تو بھیج دے. میں نے بھی ایک چھوٹی سی نظم بھیج دی. 1-2 دن کے بعد ان کی کلاس لگی, سارا کالج ایک جگہ جمع ہے, اور انہوں نے حاضری کی, رول کال کیا, وہ ختم کیا. تو کہا بچوں آج میں آپ کو بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, بہت بڑی, ایسی خوشخبری کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ہم سن رہے ہیں پورے. تو کہا کہ ہمارے ہاں ایک کوی پیدا ہوا ہے, ایک شاعر کا اتنا بڑا کہ اس نے میر اور غالب کی ناک کاٹ ڈالی ہے. مگر نام نہیں لیا. میں اندر سے پگھل رہا تھا کہ اب کیا, اگر یہ نام بتائے گا تو میں مر گیا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا. دوسرے دن میں نے کیا کیا, نہیں اسی دن شام کو میں بیکری پہ گیا, وہاں سے ایک کیک خریدا میں نے اور ان کے گھر لے گیا اور ان سے بنتی کی کہ میرا نام نہیں لینا ہے. کہا نہیں, کوئی دوسرے لکھ کر کے بھیجو. پھر میں نے ایک اور نظم بھیج دی اردو ہی میں, اور وہ دراصل وہ امیٹیشن تھی. وہ نظم جوش ملی آبادی جو ہیں بڑے شاعر, ان کی تقلید میں, ان کی امیٹیشن میں ایک نظم تھی. وہ ان کو پسند آ گئی اور چھاپ دی اس میں. تو اس طرح سے اردو کے طور پہ میرا تعارف ہونے لگا کہ شاعر اردو کا ہے. اور پھر اسی زمانے میں میں نوکر ہو گیا. بی اے کے بعد, بی اے جب ہوا تو یہاں ہندوستان پاکستان وجود میں آ گئے, انڈیپنڈنس آ گئی. بالکل. تو یہاں سارا سلسلہ بند ہو گیا. نہ یونیورسٹی تھی ہی نہیں ہماری. لاہور یونیورسٹی ہوتا تھا رابطہ, وہیں سے کوشچن پیپر آتے تھے, وہیں ایگزامینیشن ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا, اور رزلٹس بھی وہیں, ڈگریاں بھی وہیں. تو یہ جو قبائلی حملہ جسے کہتے ہیں, پاکستان کی طرف سے وہ آ گئے قبائلی اور انہوں نے حملہ کیا, یہاں سب بند ہو گیا, راستہ سب بند ہو گیا. اور پھر ہم کیا کرتے, ہم مجبور ہو گئے کہ ہاں, اتنے مجبور ہو گئے کہ نمک نہیں مل رہا ہے. نمک پاکستان سے آتا تھا, نمک جو ان دنوں پیسوں میں ملتا تھا وہ سینکڑوں ملنے لگا. مرنے لگے لوگ, کھانڈ بھی نہیں ہے, نمک خاص طور سے پریشان ہو گئے لوگ. تو یہی زمانہ تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ میں PWD جو ہے, تو وہاں میں نے انٹرویو دیا اور میں پاس ہو گیا. انہوں نے وہیں بتا دیا کہ یو آر سلیکٹڈ. تو میں گیت گاتے ہوئے وہاں سے نکلا. اور گریڈ کیا تھا, 35 3 65 یہ گریڈ تھا تب کے زمانے میں. یہ حال تھا وہاں میرا. تو میں بڑا اکتا گیا وہاں اس نوکری سے. میں نے چٹھی ایک لکھ دی وہیں سے. میں جانتا نہیں تھا, نام سنا تھا ان کو, آپ نے سنا ہوگا ان کا نام, بڑے شیخ محمود عبداللہ کے ساتھی تھے وہ, مولانا مسعودی. تو بڑے جو لیڈرز ہمارے گزرے ان میں سے ایک بڑا, شیخ صاحب کے بعد اگر کہیں گے تو دوسرا بڑا ہے. اچھا. تو ان کو وہ ایڈیٹر تھے اخبار خدمت کے, جو اس پہ ڈیلی پیپر نکلتا, بڑا اخبار تھا اس زمانے میں. تو یہ میں نے سنا تھا, صرف سنا تھا میں نے کہ یہ بڑے عالم ہیں, جاننے والے ہیں. میں نے ایک خط لکھا, بڑا اپنی طرف سے خوبصورت خط لکھا اپنی طرف سے. تو
एक हफ्ते के बाद उनका ख़त आ गया, उनके हाथ से ख़त आ गया और उसमें लिखा था कि हमने आपकी चिट्ठी पढ़ी, हम आपको ऑफ़र करते हैं सब एडिटरशिप। मैंने ये लफ्ज़ ऑफ़र जब सुना तो मैंने बिस्तरा भी वही, किताबें भी वही, दौड़ता दौड़ता आ गया बारामूला से यहाँ और ज्वाइन किया यहाँ। फिर दो महीने के बाद वहाँ से किताबें लाया और बिस्तरा वगैरह लाया, तो हो गया मैं सब एडिटर अखबार खिदमत का। तो अखबार में छपती थी, मेरी चीज़ें छपती थी कुछ। एक दिन मैंने एक मजमून लिखा उसमें, इस दौरान में मैंने मार्क्सिज्म का मुताला शुरू किया था। अच्छा। कम्युनिस्ट लिटरेचर जो है, हाँ। तो मार्क्सिज्म खूब पढ़ा था इस दौरान में मैंने। तो एक मजमून मैंने लिखा कि मार्क्सी तनकीद क्या है, व्हाट इज मार्क्स क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये छप गया। तो दूसरे दिन, 2 दिन के बाद 2-4 नौजवान मेरे पास आ गए। उनमें एक बड़ा नाम बाद में हो गया दीनानाथ नादिम का, वो भी उनके साथ है। उन्होंने कहा, मुझसे बात की कि आपका मजमून हमने पढ़ा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हमारी बिरादरी के आदमी हैं, आप आइए। मैंने कहा मेरी नौकरी है यहाँ, हम देंगे दूसरी नौकरी आपको। वहाँ 40 रुपये मुझे मिलते थे माहवार, उन्हें 60 रुपये दिए और ये तरक्की पसंद अंजुमन की बात थी, वहाँ ले गए मुझे। अंजुमन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उसमें मुझे ले गए और मुझे 40 रुपये माहवार मिलते थे। फिर वहाँ से एक पत्रिका निकलती, माहवार मंथली मैगज़ीन, उसका नाम था कोंगपोश। कोंगपोश यानी केसर का फूल, ये नाम के बानी है। तो उसमें वो मेरे ज़िम्मे रखा उन्होंने। पहले उसके एडिटर पहले थे महजूर, बहुत बड़ा नाम, महजूर साहब थे। फिर आरिफ साहब थे, दीनानाथ नादिम थे और मैं भी हो गया उसका। काश्मीरी अस्मिता आणि काश्मीरी भाषेबद्दलचा अभिमान जागवण्याचं काम मेहजूर सारख्या महान कवींनी केलं आणि तोच वारसा प्रोफेसर रहमान राही यांनी पुढे नेला। अब आप बताइए। तो महजूर साहब का ये उनका ये कंट्रीब्यूशन जो है कि कश्मीरी कौम को उन्होंने, जो पिछड़ी हुई कौम थी उस ज़माने में, उसको बेदार करने की कोशिश की। बेदार कैसे किया, उसको अपनी हिस्ट्री जो है याद दिलाई कि तुम लोग मामूली नहीं हो, तुम लोगों ने वो पैदा किया, उस शख्स को पैदा किया, ऐसे पैदा किया है। आपने कहा है कि कश्मीरी इज अ नेशनैलिटी इन इटसेल्फ। बिल्कुल, कश्मीरी जो है एक नेशन है बाज़ाब्ता तौर पर, हर लिहाज से। आप जिस तरह भी मसलन ज़बान की बात करेंगे, हम कश्मीरी ज़बान की बात करेंगे, ये हिंदुस्तान की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। मैंने संस्कृत जानने वाले विज्ञान लोगों से और कश्मीरी जो दोनों की बातें, उनसे उन्होंने ये सुना है, मैंने उनसे, कि ऋग्वेद में, सबसे पुराना वेद जो है, ऋग्वेद में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की किसी दूसरी ज़बान में नहीं मिलते हैं, कश्मीरी में मिलते हैं। कुछ शब्द हैं, उन्होंने कहा है। तो एक विद्वान हमारे प्रोफेसर गंजू साहब थे, उन्होंने लिखा है उसमें। तो यानी ये बहुत पुरानी ज़बान है। ग्रियर्सन आ गए थे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में, उन्होंने हिंदुस्तान की बहुत सी भाषाओं के बारे में लिखा है। बड़े जानने वाले आलिम थे, बड़े बुजुर्ग, यानी इन हिज ओन फील्ड ही इज़ वेरी फेमस। तो उन्होंने लिखा है कि सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस को समझने में अगर कोई ज़बान मदद कर सकती है वो कश्मीरी ज़बान है। ये ग्रियर्सन की बात है। तो इस तरह से महजूर साहब ने हमको ये एहसास दिलाया। और ख़ुद महजूर साहब 2 तरह की शायरी करते थे और दोनों शानदार। एक रोमांटिक पोइट्री जो है, वो रोमांटिक पोइट्री जो हब्बा खातून ने शुरू की थी 16th सेंचुरी में, उसको उन्होंने सीधे सादे लोगों के लिए सीधे सादे शब्दों में बयान किया और कश्मीर की खूबसूरती साथ साथ आ गई कि महबूब का जिक्र हो रहा है, साथ साथ कश्मीर के फूलों का जिक्र आ रहा है, खुशबू की बात आ रही है कश्मीरी। अच्छा, चाँद पे उन्होंने एक नज़म लिखी है, और काज़ज़ून बोझ में जो है ये और आईना जैसे चाँद, कश्मीरी में मुअन्नस है, ये फेमिनाइन है ये। अच्छा, चाँद, हाँ फेमिनाइन, हम वो चाँद कहते हैं।
नहीं, हम मैस्कुलाइन कहते हमें हैं चांद कश्मीरी में कहीं देखी, अच्छा। चांद देखी, चांद चढ़ी। अच्छा तो ज़ुलकरनैन सामने आ गई तो उसने कहा, ओ चांद, तू सब कुछ जानती है, हमारा पुराना अहवाल जानती है, तुमने हमारे बड़े लोगों को देखा है, कुछ हमें भी बताओ कैसे थे, क्या बात थे। है। तो बड़ी शानदार चीज़ें लिखी हैं। और रोमांटिक पोइट्री ऐसी थी कि मेरे बचपने में जिधर भी से भी मैं गुजरता था, उधर से लोग चलते चलते, मैं भी उनमें शामिल था, चलते चलते सामान खरीदते हुए, रोटियां लाते हुए, सब्जियां लाते हुए गुनगुनाते थे महजूर का कलाम। My goodness. इतने पॉपुलर थे वो। वाह। और फिर उन्होंने इस कश्मीरी ज़बान को एक मर्तबा दिया। वो हर एतवार को वो किसी न किसी गांव में जाते थे। अच्छा असल में उनका ये पॉलिटिकल मिजाज भी था, वो मार्क्सिज्म की तालीम देते थे, कम्युनिज्म की तालीम देते थे। हाँ जी। इसलिए जलसे करते थे। एक दिन बडगाम जो है वहाँ मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन। तो मैं उर्दू में कहता था, वहाँ हज़ारों लोग थे सुनने वाले। तो दीनानाथ नादिम साहब ने नज़म पढ़ी तो सब तरफ से वाह 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 वाह। मैं उठा, उर्दू नज़म लेकर के पढ़ा तो कुछ नहीं, जैसे पढ़ी ना, मैं अंदर से परेशान हो गया, वहीं अंदर से मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, उर्दू नहीं कहना है, कश्मीरी कहना है। ये इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का, एक बड़ा इंसिडेंट था ये। तो वहाँ से लेकर के फिर शुरू हो गया। फिर मैंने उर्दू में कविता नहीं लिखी, उर्दू में प्रोज़ लिखा, हाँ। बहुत लिखा प्रोज़, लेकिन कविता सिर्फ कश्मीरी में लिखी। और मुझे पता, मैं कश्मीरी की ज़बान की पोटेंशियल की बात कर रहा था, तो मुझे जब पता चला कि है मेरी सारी ज़िंदगी अधूरी हो जाती अगर मैं कश्मीरी की तरफ नहीं आया होता। क्या बात है। ये मेरी माँ है, इनसे ये मुझे दूध पिला रही है, मुझे बना रही है, मेरे वजूद को बना रही है। तो इसलिए आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ये कौम जो है, अगर ये चाहती है कि ये रहे, एक शानदार कौम की तरह रहे, बाइज़्ज़त कौम की तरह रहे, कौमों की बरादरी में इज़्ज़त की तरह रहे, बाइज़्ज़त रहे, तो उसको चाहिए कि कश्मीरी ज़बान बोले, उसका इस्तेमाल करे, उससे प्यार करे, उसकी तरक्की का रास्ता बनाए। क्या बात। ये चाहिए। कविताओं के अलावा आपका जो लेखन है वो भी कश्मीरी भाषा को और कश्मीरी साहित्य को एक बहुत बड़ी देन है। हमने बहुत सी भाषाएं जो है दुनिया की, उसका एक ज़रिया ये था कि यहाँ हमारे ये जो प्रसार भारती जो है, ऑल इंडिया रेडियो जो है, वो कवि सम्मेलन एक दिन करता है इंडिपेंडेंस डे पे। बिल्कुल। तो मुख्तलिफ़ ज़बानें जो है उनका तर्जुमा कराती है। इस तरह से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों का हमने भी तर्जुमा किया है। अच्छा। रेडियो के लिए ही सही, लेकिन तर्जुमा हो गया। रेडियो का सम्मेलन तो बहुत बड़ा सम्मेलन तो माना इस तरह जाता है। से हम तो ये तर्जुमे की बात जब चली, तर्जुमा की बात बहुत बड़ी चीज़ है। तर्जुमे के बगैर शायद दुनिया तरक्की नहीं करती। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको मालूम होगा कि एक ज़माना था यूरोप के लिए डार्क एज थी। सही। उससे पहले यूनान जो है, ग्रीस जो है, वहाँ प्लेटो पैदा हुआ था, एरिस्टोटल पैदा हुआ था, सोक्रेटिस। लेकिन बाद में वो भूल गए थे। यूनान के लोग भूल गए थे कि उनके यहाँ कोई एरिस्टो रहा है, एरिस्टोटल रहा है या प्लेटो रहा है। बाद में अरब आ गए। अरबों ने सुरियानी ज़बान से एरिस्टोटल का तर्जुमा किया, तो वो पहुंच गया यूरोप में। वो फिर से बेदार है, ये हमारी दौलत है, ये हम हैं। तो रेनेसांस शुरू हो गया उससे, तर्जुमे से, अरबों के तर्जुमे से रेनेसांस शुरू हो गया। 16वीं सेंचुरी का रेनेसांस सारे यूरोप में नई जिंदगी। पहले डार्क एजेस थी, फिर रेनेसांस आ गया, नई जिंदगी उनको मिल गई। तो ये तर्जुमे की अहमियत है। प्रोफेसर रहमान राही यांच्याशी बोलत असताना काव्य आणि जीवन यांचा संबंध काय आहे, शब्द आणि काव्य यांचं नातं नेमकं काय असतं, असे प्रश्न विचारायची गरजच पडली नाही. आपल्यासाठी म्हणून त्यांनी काही कविता निवडलेल्या आहेत आणि त्या कविता ते आत्ता आपल्या समोर सादर करणार आहेत. इच्छाक नज़म शायरसी पेट, यानी म्यान नज़रन मज शायर कुछ छु, इसी तरह के भी ज़बान नाम से लेखन है। अच्छु उन्वान शायर, शबनमा वुथ
शबनमा वोत बाग शहलाविन गुलालस नारतत वा. शबनमा वोत बाग शहलाविन गुलालस नारतत आब शारा द्राव ग्रज हत कोह सारन फास प्याव खुश हवावा डुल डलस मानस बलस मोजा तुलन बारूद तूफान वोत समंदर शोर बूझत बामरियो. शबनम बाग में उतरी और गुले लाला का जो दहकता हुआ दिल था उसको ठंडक पहुंचा दी. इसके मुकाबले में आबशार गिरा, कैटरैक्ट गिरा और पहाड़ों के को दो टुकड़े कर दिए उसने. हल्की हल्की खुशबूदार हवा डली और झील ढल जो है और मानस बल की झील जो है उसमें लहर सी पैदा हो गई. फिर ज़बरदस्त तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान कि खुद समंदर भी घबरा गया. जुल्फी पेचानन पेवा पर गुला, वो डेकोरेट करने वाली औरत, ये शायर की बात हो रही है, जो जुल्फों में गुलाब लगा देती है और मैदान में लड़ने वाला बहादुर कि जो ज़िंदगी का जाम पी लेता है. ये तो बुलबुल है जो बर्फ़ के मौसम में भी आने वाली बहार का ख्वाब देखता है. क्या बात है. और फिर ये वो परिंदा है जो दूसरे परिंदों को खाने के लिए आता है, जो मगर जिसकी परछाई देखते ही बाकी सब ऐसे जालिम परिंदे भाग जाते हैं. ये तो मोहब्बत की एक गर्म नज़र है, वाह. प्यार की एक गर्म नज़र है. ऐसी नज़र कि जैसे डल में, जैसे झील में ये जो कमल का फूल खिल उठा और नफ़रत की ज़बरदस्त आग कि मौत जो है, डेथ जो है, वो उसको देखकर कि उस आग को देखकर भाग जाती है. अंत में सिर्फ एक ही आपसे दरख्वास्त है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे उद्देशित करके आप क्या कहना चाहेंगे उनको? पहली बात ये कहेंगे कि आप उम्र के लिहाज से बूढ़े होते हो जाएंगे, लेकिन दिल के लिहाज से आप कोशिश कीजिए कि आप जवान रहें. आपके ख़यालात नए से नए, ताज़ा से ताज़ा होते रहें. ये एक बात होगी. और फिर ये कि अपनी जगह, अपनी कौम से, अपने कबीले से मोहब्बत कीजिए और आम आदमी से, अगर आप ख़ास भी हैं लेकिन आम आदमी से हाथ मिलाइए, उसको भींच लीजिए, उससे प्यार कीजिए. और फिर अपना कल्चर जो है, लोकल कल्चर भी जो है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए. क्या है उसमें, क्या खूबसूरती है, और उस खूबसूरती से मिलती जुलती दूसरे कल्चर जो है आसपास अपने मुल्क में, सारे भारत में, सारी दुनिया में, उनमें देखिए कि एक रंगी कहाँ है, एक जैसा रंग कहाँ है, ताकि और उसको और तीखा बनाने की कोशिश कीजिए. ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए इसकी कोशिश कीजिए. और ये कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए. मुसीबतें तो आ जाती हैं लेकिन गुज़र भी जाती हैं. गालिब का एक मिसरा है कि नहीं बहार को फुर्सत, नहीं बहार को फुर्सत, ना हो बहार तो है, नहीं बहार को फुर्सत ना हो बहार तो है. अब ये ज़िंदगी जो है ये किसी बहार है जो गुज़रने वाली है, ख़त्म होने वाली, लेकिन जब तक है उसको बहार की तरह एंजॉय करो और दूसरों के लिए भी एंजॉय करने का मौका फराहम करो. डॉक्टर रहमान राही यांचा जन्म 6 मार्च 1925 रोजी झाला. एक मनस्वी लेखक, ज्येष्ठ काश्मीरी कवी, समीक्षक, पर्शियन आणि उर्दू भाषेचे अभ्यासक, ललित लेखक आणि भाषांतरकार असा त्यांचा नावलौकिक आहे. सावन साज, नवरोज ई सबा या काव्यसंग्रहाने डॉक्टर रहमान राही हे नाव साहित्य क्षेत्रात प्रकाशमान झाले. क्वांग पोश या प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स असोसिएशनच्या मुखपत्राचे काही काळ त्यांनी संपादनही केले आहे. 1952 साली सावन साज, सुखोक सोदा, कलामे राही आणि 1958 साली नवरोज ई सबा
हे कविता संग्रह प्रकाशित झाले. कहवत ही साहित्य समीक्षा, तसंच अजीज काश्मीर, अजीज कशीर शायरी, कशीर नगमती शायरी, बाबा फरीद यांच्या कवितांचे भाषांतर आणि काश्मीरी कवितांचे संकलन असलेली सेयाह रुदी जरेयान मंच, तसंच कोशेर शायरी ते वजनुक सुरती हल हा काश्मीरी कविता आणि तिचे निकष स्पष्ट करणारे साहित्य खूप उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या साहित्य सेवेबद्दल आजपर्यंत अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. 2004 साली त्यांना भारतीय ज्ञानपीठ सन्मान प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान प्राप्त करणारे ते प्रथम काश्मीरी साहित्यिक आहेत. डॉक्टर रहमान राही यांच्या साहित्य सेवेला आमचा मानाचा मुजरा.